जाता है, जिनकी वजह से वैद्यों को भगवान का रूप बोला जाता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि नाड़ी पहला इंप्रेशन भी है, और नाड़ी ही आपको सबसे सबसे अच्छे वैद्य के रूप में स्थापित करने में एक सबसे इंपॉर्टेंट शास्त्र है। तो हम इस तरह से नाड़ी को पकड़ेंगे जैसा स्क्रीन में आपको दिख रहा है, और पकड़ने के बाद में बहुत ही नरम तरीके से, आपको बहुत टाइटली नहीं पड़ना है। मैंने अभी रिसेंटली एक पेशेंट को देखा जो कि एक्सपायर हो गए थे, मुझे उनके घर पे बुलाया देखने के लिए, और मैंने उनकी जब नाड़ी पकड़ी तो उसमें पल्सेशन नहीं आ रहा था। उन्हें बहुत डीपली पकड़ी, क्योंकि उस टाइम पे एकदम रात में 12 बजे उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन मुझे बुलाया। मैं भी थोड़ा नर्वस हो गया था कि पता नहीं क्या हुआ, और जाके जब नाड़ी पकड़ी तो उसमें पल्सेशन नहीं था, और पूरी फैमिली मुझे घेर के खड़ी थी कि बताओ पल्सेशन आ रहा है कि नहीं। तो मुझे लगा अगर मैं अभी बोलूंगा कि कुछ भी पल्सेशन नहीं आ रहा है तो इनमें से आधे लोग बेहोश होके गिर जाएंगे, उतनी सेंसिटिव फैमिली थी वो। तो फिर मैंने और डीपली पकड़ा तो मेरे ही नाड़ी का पल्सेशन मुझे उसमें आने लगा। और आने के बाद मैंने बोला कि कुछ माइन्यूट, कुछ माइल्ड चांस हो सकता है, आप हॉस्पिटल लेकर जाइए, देयर कुड बी अ चांस, तो व्हाई नॉट टेक दैट चांस। तो ये जो होता है, ये बहुत डीपली अगर आप नाड़ी को पकड़ते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके खुद के फिंगर टिप्स के जो जो आर्टरीज एंड वहां पे हो रहे हैं, वो उनके ही पल्सेशन आपको फील होने लगते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज कि आपको बहुत टाइटली नहीं पकड़ना है, आपको महसूस करना है। महसूस आपको तभी होगा जब आप बहुत सेंसिटिव होंगे, और बहुत ज्यादा शांत होंगे, बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। हाँ, और आप खुद बहुत अच्छे से फ्रेश होके आए होंगे, बहुत आपको खुद कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और आपको खुद अपनी स्थिति के बारे में पता होगा। अपनी स्थिति के बारे में पता होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कि हमारी जो हम जो बहुत सारे 84 लाख योनियों से निकल के आए हैं, और पर ब्रह्म परमेश्वर में जो हम मिलेंगे, तो ये हमारी जो खुद की वैद्य की जो अनंत की यात्रा है, इस अनंत की यात्रा में आप अभी कहाँ पर खड़े हैं, ये पता होने के लिए आपको डेली थोड़ा मेडिटेशन करना। हमारे जो नाड़ी नाड़ी विज्ञान का जो शास्त्र है, ये अगस्त्य मुनि से आता है, ये शिव और पार्वती के संवाद से आता है, ऐसे ग्रंथों से निकल के आता है जहां पर बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, जहां पर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं। तो नाड़ी विज्ञान के लिए सीखने के लिए आपको थोड़ा सा अपने अंदर उतरना जरूरी है। स्पिरिचुअल होने का मतलब है आपको आत्म साक्षात्कार तक पहुंचना जरूरी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट काम है। ऐसे नहीं कि पहुंचने के बाद फिर नाड़ी देखना है, नाड़ी भी देखते रहना है, बाहर की यात्रा भी चलाना है, अंदर की यात्रा भी चलाना है। जितना फोकस्ड होंगे, जितना शांत होंगे, जितना अपनी स्थिति, अपनी यथास्थिति से हम परिचित होंगे, उतना ही अच्छे हम नाड़ी वैद्य बन पाएंगे। तो आपको स्पर्श को महसूस करना है, बहुत सेंसिटिव हो जाना है, एकदम हवा की तरह हो जाने की, जैसा पेशेंट है वैसे ही आप हो जाइए। ऐसे कि उसको जो दर्द हो रहा है वो आपको भी उस बॉडी के आपके पार्ट में फील होने लगेगा। इतना एक ही कार आपको पेशेंट के साथ उसको टच करते हुए ही होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, कि पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है, और मैं बिल्कुल शांत होके प्रसन्न होके बैठा हूँ, और मैंने पेशेंट की नाड़ी पकड़ी है, और मुझे लिटरली पेट में फील हुआ कि पेट में दर्द हो सकता है इसको, मुझे भी वहां फील हो रहा है। मैंने उससे पूछा, एंड पेशेंट सेड यस, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तब मैं डर गया कि कहीं उसकी डिजीज मुझे तो नहीं आ जाएगी। लेकिन वैद्यों को ये ब्लेसिंग है, आप कितना ही पेशेंट के साथ इन्वॉल्व होइए, कितना ही उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, उसकी समस्या से उसको निकालने के लिए उसके साथ में आप लगे रहिए, आपको उसकी बीमारी कभी भी नहीं आती। इसीलिए वैद्यनाथ का ब्लेसिंग है हम सब वैद्यों को, और इस ब्लेसिंग का हमें बहुत अच्छे से फायदा उठाना चाहिए। कुछ ना कुछ मंत्र का हमें जप करना चाहिए, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो महामृत्युंजय मंत्र है, जिसे हम संजीवनी मंत्र भी कह सकते हैं, जो कि मृत को भी जीवित करने में सक्षम मंत्र जिसे कहा गया। मृत को जीवित नहीं करना है, लेकिन जो मर रहे हैं उनको तो हमें बचाना है डेफिनेटली। तो महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम, अपने उंगली अंगूठा जो है वो उंगली के टिप्स पे घुमाते हुए ही इस मंत्र को आपको रोज चैंट करना है, कम से कम 5 बार, 11 बार, 108 बार नहीं तो 11 माला आप रोज करिए। सुबह जल्दी उठ के इतना आप जब करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत अच्छी एनर्जी आएगी, बहुत सौम्य शांत प्रसन्न आप होंगे। तो बहुत अच्छे से आप नाड़ी नाड़ी जब जैसे ही आप पकड़ेंगे, आपको अपने आप जैसे पॉपअप आते हैं कंप्यूटर में, हम शुरू करते हैं पॉपअप्स आते हैं वहां पे, ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे स्क्रीन आपको दिखना शुरू होंगे नाड़ी पकड़ते ही। उसके लिए आपको बहुत शांत होकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि जो पेशेंट है वो अपने घर से निकला है आज मन बना के कि आज आज मुझे डॉक्टर को अपनी सारी बीमारियां बतानी है। उसके बॉडी का एक एक पार्ट आपको बताना चाहता है कि वो बीमार है, उसको गैस है, कॉन्स्टिपेशन, सिर दर्द, चक्कर, नौसिया, ये वो सब बताना चाहता है।
पर कई बार वो रुक जाता है और रुक के वो देखता है कि जो डॉक्टर मेरे पास में बैठा है अगर ये नाड़ी वैद्य है तो क्या ये मुझे नाड़ी पकड़ के कुछ बताएगा। लेकिन आप याद रखिए कि वो आपको दिखाने आया है, वो आपको अपनी सारी डिजीज बताने आया है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही लेवल पे वो आपको अपनी डिजीज के बारे में सब कुछ बताने आया है। ऐसी कंडीशन में आप जैसे ही नाड़ी पकड़ेंगे और उस पेशेंट के साथ आप शांत मन से कनेक्ट होंगे, आपको उसके बारे में सब कुछ पता चलेगा। सबकॉन्शियसली ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी ऑफ योर पेशेंट इज क्राइंग हार्ड टू टेल यू कि वो कितना ज्यादा परेशान है। उसको आप टच करिए और वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। आप बोलिए। उसके लिए थोड़ा सा आपको एकाग्र होने की जरूरत है। महामृत्युंजय मंत्र का हम रोज जप करें। अपने उंगलियों के टिप्स पे, अंगूठे के टिप्स को हम घुमाएं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम। ऐसे महामृत्युंजय मंत्र के साथ आप अब उंगली के टिप्स पे अंगूठे को घुमाइए। इससे आपकी उंगली भी बहुत जल्दी एक्टिवेट होगी। ये मंत्र अगर आप रोज जप करेंगे तो ये जप करके जो भी आप हाथ में दवा आप पेशेंट को दे रहे हैं वो भी अगर आप ये जप करके देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगी। ये कोई न्यूसेंस नहीं है, क्योंकि गृह चिकित्सा हमारा अष्टांग आयुर्वेद काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा रिमेम्बर। तो गृह चिकित्सा हमारा आयुर्वेद का अपना पार्ट है। और हम मंत्र चिकित्सा और मंत्र में भी आदिनाथ भगवान शिव के मंत्र को हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते, वो भी महामृत्युंजय मंत्र। पहले हमारे जो भी बड़े से बड़े मंदिर होते थे वो सारे हमारे चिकित्सा के भी केंद्र होते थे। इसी श्रृंखला में सबसे बड़ा जो चिकित्सा का केंद्र है वो महाकाल मंदिर खुद है, जो उज्जैन में है। जहां से हम आज ये वेबिनार में मैं जहां से स्पीकर जहां पर बैठा हुआ हूँ, ये आज भी उतना ही पावरफुल आपके आपके गंभीर रोगों को ठीक करने में सक्षम ये एक स्थान है। और यहाँ पर जितने भी मैं देखता हूँ जब हो रहे हैं अंदर, उनसे जाके पंडित जी से पूछा तो कहते हैं वो पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, वो पेशेंट कैंसर लास्ट स्टेज है, वो पेशेंट को बच्चे नहीं हो रहे 10 साल से, वो पेशेंट पैरालिसिस हो गया है। सारे गंभीर रोगों की चिकित्सा के लिए यहाँ पर यही महामृत्युंजय के जप होते हैं। और जप करने के बाद हमारी पूरे के पूरे 18, आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, कि लगभग 18 मिनरल्स होते हैं मिट्टी में। जिस मिट्टी से हम बने हैं जो पांच भौतिक शरीर है उसमें 18 मिनरल्स होते हैं। और ये सारे 18 मिनरल्स देशी गाय के गोबर में होते हैं। और उसी की राख को भगवान शिव पे महाकाल पे भस्म आरती के रूप में चढ़ाया जाता है। और वही राख जब हम मरणासन्न व्यक्ति को देते हैं तो वो पूरी तरह से ठीक होने लगता है, क्योंकि 18 मिनरल्स है उसमें। पोषक तत्वों की बात करें, कृपा की बात करें, सब कुछ है उसमें। तो इस तरह से जब हम नाड़ी में आगे बढ़ेंगे तो नाड़ी ऐसे पकड़ने के बाद में हमको एग्जैक्टली कंफर्म होना चाहिए कि हमने नाड़ी सही पकड़ी है कि नहीं पकड़ी है। हाँ, उसके लिए हमको क्या करना है कि हमारे पास में नाड़ी के अंदर एक इंडिकेटर है। वो इंडिकेटर हमें समझना बहुत जरूरी है ठीक से। इंडिकेटर में कैसे है कि ये जो हमारे हाथ में यहाँ पर एक रेखा है, यहाँ पर एक रेखा है, यहाँ पर दोनों रेखाएं मिलती हैं। द पॉइंट इज एग्जैक्टली बिटवीन द बेस ऑफ योर थंब एंड द बेस ऑफ योर इंडेक्स फिंगर। इनके बीच में ये जगह है। यहाँ पर आप जब उंगली के टिप को रखेंगे और आप नाड़ी को यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको पल्सेशन फील होगा। अगर ये पल्सेशन आपको फील हो रहा है तो आपने नाड़ी बिल्कुल सही जगह पकड़ी है। और बहुत अच्छे से आप फाइनली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अपने तीनों उंगलियों के टिप्स पे वात पित्त कफ एग्जैक्टली फील होना शुरू होगा। जब आपको वात पित्त कफ एग्जैक्टली फील होना शुरू हो जाए तो सबसे पहले किसी भी पेशेंट में आपको देखना चाहिए कि ये पेशेंट जिंदा रहने वाला है या नहीं। हाँ, तो आचार्य अगस्त्य मुनि लिखते हैं अपने ग्रंथ में मरण नाड़ी के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं सभी कि अग्नि ही प्राणी नाम प्राण, काय से अग्नि चिकित्सा इति काय चिकित्सा। हाँ, शरीर की जो भी चिकित्सा करनी है, हम सब चिकित्सक हैं। चिकित्सा का मतलब क्या हुआ? अग्नि की चिकित्सा। तो अग्नि की चिकित्सा जब हम कर रहे हैं, जब हम पित्त की बात कर रहे हैं, तो हम इन तीनों उंगलियों में पहली उंगली को हम वात डोमिनेंस के पल्सेशन आप इंडेक्स फिंगर में देखते हैं, पित्ता डोमिनेंस आप मिडिल फिंगर में देखते हैं, कफा डोमिनेंस आप रिंग फिंगर में देखते हैं। बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट है जो एक ही उंगली में तीनों दोष देखते हैं, इसमें भी इसमें भी। कई सारे स्कूल ऑफ थॉट है जो पंच महाभूत इसमें देखते हैं, इसमें 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 तीनों में देखते हैं। ऐसे कंडीशन में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हम बहुत ही बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक नाड़ी परीक्षा के अंदर
पहले उंगली में आपको वात फील करना है, दूसरे में पित्त और तीसरे में कफ। अगर बीच की उंगली जो पित्त की उंगली है, अगर शरीर में वायु है और कफ है, तो तो भी आदमी थोड़े समय तक जीवित रह सकता है, क्योंकि पित्त और कफ तो पंगु है। पित्ता पंगु, कफम पंगु, पंगवो मल धातु, हमको पता है। वायु ना यत्र नियंत्रित तत्र। तो पित्त और कफ, सॉरी, पित्त और कफ के साथ में वात, ये तीनों के कोऑर्डिनेशन से ही जीवन चल रहा है, हमको पता है। तो आपको वात और कफ ये दो चीजें फील हो सकती हैं मरे हुए आदमी में भी, इन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। लेकिन जो पित्त है वो आपको कभी भी मरे हुए आदमी में फील नहीं होगा। और अगस्त्य मुनि कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की नाड़ी देख रहे हैं जो आपके सामने जिंदा बैठा हुआ है, और फिर भी उसकी पित्त की उंगली में, आपकी पित्त की उंगली में, मिडिल फिंगर में अगर जरा भी पल्सेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर वो पेशेंट के मरने के मैक्सिमम चांस है। वो मरण नाड़ी उस पेशेंट की चल रही है। उनको हाथ जोड़ के बोलना है कि आप अभी घर जाइए, और घर जाके आपको जो भी ठीक लगे आप करिए, आप अभी हमारे पास में मत आइए। इस तरह से पेशेंट क्या खा के आया है, थोड़ा एंटरटेनमेंट की बात करें तो पेशेंट क्या खा के आया है वो हमको इस एक छोटे से चार्ट से हमको पता चलता है। अगर हम हर एक उंगली को 5 भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हम अगर नाड़ी देख रहे हैं तो हम सबसे पहले देखें कि हमारी फर्स्ट जो इंडेक्स फिंगर है, इस इंडेक्स फिंगर को अगर हम सेंटर से एक लाइन खींचते हैं, तो सेंटर से लाइन खींचने पर आपको एग्जैक्टली राइट में पल्सेशन आ रहा है या लेफ्ट में आ रहा है, राइट साइड आ रहा है या लेफ्ट साइड आ रहा है। एक साइड में आपको पल्सेशन डोमिनेंटली आएगा। फिर थोड़े दिन आप नाड़ी देखते हुए रहेंगे तो आपको फील होगा कि नाड़ी में पल्सेशन उंगली में या तो आपको राइट साइड आ रहा है या लेफ्ट साइड आ रहा है या मिडिल में भी आ रहा है। फिर और अगर आप आगे ऑब्जर्वेशन में बढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि ये तो एक्सट्रीम राइट में आ रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, या फिर सेंटर और एक्सट्रीम राइट के बीच में आ रहा है, या फिर सेंटर और एक्सट्रीम लेफ्ट के बीच में पल्सेशन आ रहा है। तो धीरे धीरे जब आप 25-50 लोगों की नाड़ी देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हर एक उंगली के टिप पे आपको कम से कम 5 अलग अलग डिविजन्स, बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अल्प बुद्धि वाले भी जो लोग हैं, जैसे कि मैं हूं, ऐसे बहुत ही अल्प बुद्धि वाले भी जो लोग हैं, जो वैद्य हैं, उनको भी एक उंगली के टिप पे 5 अलग अलग जगह पे पल्सेशन बहुत ही आसानी से फील हो सकते हैं। आपको उंगली का टिप लेना है और जहां पर हमें वोट देने के बाद में निशान लगाते हैं, हालांकि पीछे लगाते हैं पर मैं आगे की तरफ लगा रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम लाइन खींचते हैं तो यहाँ पर एक बाइफर्केशन होता है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। फिर अगर हम देखें तो एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट और सेंटर। फिर अगर हम देखें तो एक्सट्रीम राइट, सेंटर, एक्सट्रीम लेफ्ट, या फिर इन बिटवीन एक्सट्रीम राइट एंड मिडिल, इन बिटवीन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड मिडिल। यहाँ पर भी आपको पल्सेशन फील हो सकता है। तो वो बात करते हैं जब पंच महाभूतों की, तो वो कहते हैं कि वात में भी, क्योंकि पंच महाभूत से जो शरीर बना हुआ है, सबसे सूक्ष्म जो हमारा हमारा स्टडी है, जो सबसे सूक्ष्म हमारा ऑब्जर्वेशन है, वो पांच भौतिक ऑब्जर्वेशन है, इजंट इट? चाहे वो सप्त धातु की बात करें, त्रिदोष की बात करें, त्रिमल की बात करें, बट द फाइनेस्ट ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव इन आयुर्वेदा इज डेफिनेटली पंच भौतिक, है कि नहीं? तो पंच भौतिक के लिए की वजह से ही हम बोल रहे हैं कि यत पिंडम तद ब्रह्मांडम। पूरे ब्रह्मांड में सप्त धातु, त्रिमल ये सब नहीं है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में पंच महाभूत तो उनमें और हम में कॉमन है, राइट? तो अगर हम अपनी उंगली को डिवाइड करते हैं 5 अलग अलग भागों में, और 5 अलग अलग भागों में डिवाइड करने के बाद में या डिवाइड करने के साथ में अगर हम उसको देखते हैं कि इसमें कौन से महाभूत की कहाँ पर डोमिनेंस आ रही है, तो आपको पता चलेगा कि आपके उंगली पे, हम यहाँ से ही शुरू करते हैं, तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जो हमारा सिंपल क्लासिकल ऑर्डर है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है जो वाग्भट ने बोला है, क्योंकि वाग्भट को हम इसीलिए सेंटर में रख रहे हैं क्योंकि आचार्य चरक ने जो बोला है और सुश्रुत आचार्य सुश्रुत ने जो बोला है उसको आचार्य वाग्भट ने कंपाइल किया है। तो अभी जो हमारा रिसेंट जो हमारे पास बृहत्रयी में बुक है वो वाग्भट है कि नहीं? तो सिंपल सा ऑर्डर है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इस उंगली में भी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इस उंगली में भी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। अब ये अगर आप देखेंगे जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है,
लेकिन आपको बड़ा मजा आएगा इस स्टडी के साथ में। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए एक पेशेंट आता है हमारे पास में जिसको हम डायग्नोस करने वाले हैं कि इसको इंसोम्निया है या इसको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो एक पेशेंट को आप नाड़ी पकड़ के डायरेक्टली कैसे बोल दें कि आपको नींद नहीं आती, आप तो कई दिनों से सोए हुए नहीं। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो तीनों उंगलियों में आपको फील हो रहा है, उसमें तीनों उंगलियों में अगर वायु और आकाश, तीनों उंगलियों में अगर आपको इंडेक्स फिंगर में भी इसमें एक्सट्रीम आकाश और इससे पहले वायु, और इस उंगली में भी आपको सेंटर के इधर इस साइड में वायु आकाश, इधर भी वायु आकाश, तीनों उंगलियों के टिप्स पे अगर आपको पृथ्वी जल तेज यहां तक पल्सेशन नहीं आ रहा है, वायु आकाश तीनों के पल्सेशन उस तरफ ही आ रहे हैं, अगर आपको फील हो रहे हैं इन इन लैटरल पॉइंट्स पे ही, इसको मीडियल पॉइंट्स पे ही अगर आपको फील हो रहे हैं, तो आप पेशेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दीजिए कि इसमें पेशेंट को अनिद्रा। ये सब मैंने सुश्रुत निदान स्थान से रेफरेंस लिए हुए हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, ऐसे लगता है बृहत्त्रयी में लघुत्रयी में नाड़ी कहाँ पर है, पर अगर आप नाड़ी के चश्मे से देखें तो आपको लगेगा कि नाड़ी के अलावा तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षेच्चा रोगिणाम। तो जब वो दर्शन की बात कर रहे हैं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पेशेंट जैसे ही चल के आ रहे हैं और आने के साथ में ही आप उसके पेशेंट के अपने सामने बैठने तक आप उस पेशेंट के बारे में उसकी प्रकृति को एसेस कर सकते हैं बहुत आसानी से। उसके बाल रूखे हैं कि बेजान है, कि दो मुंह है, कि अच्छे घने बाल हैं, या फिर एकदम चेहरे पे लालपन है, या फिर चेहरे में डलनेस है, या नॉर्मल चेहरा है, या फिर स्किन बहुत पतली है क्या, वेन्स दिख रही हैं क्या, यहाँ पे प्रोमिनेंट है क्या, चाल कैसी है। जैसे ही आके वो आपसे बात करता है, मेरा नाम आकाश है, आपको पता चलता है हैवी आवाज है, तो डेफिनेटली एक कफ प्रकृति की तरह हो सकता है। बहुत फास्ट बोला मेरा नाम आकाश, आपको पता चलेगा ये बात प्रकृति है, गुस्से में बोल रहा है मेरा नाम आकाश, पित्त प्रकृति का पर्सन है। ऐसे छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन से आप पेशेंट के प्रकृति का असेसमेंट आपके चेयर के सामने बैठने तक आपका हो जाना चाहिए। और उस पेशेंट का नाम लिखने के बाद आप ये सारा लिखिए कि दिन का कौन सा समय, कौन सा दोष डोमिनेंट, ऋतु का कौन सा दोष डोमिनेंट, पेशेंट के एज का कौन सा दोष डोमिनेंट। उसके बाद में जब हम नाड़ी देखेंगे ना, तब आएगा असली मजा। तो यहाँ इंसोम्निया की वो बात इतनी सरलता से कर रहे हैं आचार्य सुश्रुत कि वायु और आकाश डोमिनेंट होता है तो डेफिनेटली अनिद्रा की शिकायत होगी, फिकल माइंड होगा। वायु और आकाश, हवा हवाई हुआ है पूरा दिमाग। हाँ, और वो बात करते हैं कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो जल और पृथ्वी डोमिनेंट होगा, क्योंकि आपको अभी आप फ्रेश होने नहीं गए। आप अपनी सुबह सुबह नाड़ी देखिए, पांचों महाभूतों को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि तीनों उंगलियों के टिप्स पे आपको जल और पृथ्वी डोमिनेंट दिखेगा, क्योंकि आप फ्रेश होने वाले हैं, यूरिन पास करने वाले हैं तीनों उंगलियों के टिप्स पे। और जैसे ही आप फ्रेश होके आएंगे हाथ धोने के बाद, हाँ, हाथ धोने के बाद दोबारा जब आप नाड़ी पकड़ेंगे तो आपको वायु की नाड़ी डोमिनेंट दिखेगी, क्योंकि पेट खाली हो गया, पृथ्वी और जल दोनों निकल गए। अभी आकाश महाभूत की वहां पे जरूरत नहीं है, वायु डोमिनेंस आपको दिखेगी, क्योंकि वात का काल है, 6 के पहले उठेंगे तभी। ठीक है, ये तो फ्रेश होने के बाद भी कफ कफ की नाड़ी आएगी आपको, अगर आप 8 बजे के बाद उठ रहे हैं या 6 के बाद उठ रहे हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से वो जब वो बात करते हैं कि अगर 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 हम इसको दोषिक तरीके से देखें कि प्राण उदान व्यान समान अपान पाचक रंजक साधक अलोचक भ्राजक अवलंबक लेदक उदक तर्पक श्लेषक, ऐसे वात पित्त कफ के अगर हम अलग अलग वेरिएशन, जैसे हमने यहाँ पे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश देखा, इसी तरह से अगर आप पांच भौतिक वेरिएशन के अलावा अगर आप एक एक दोष के पांच अलग अलग वेरिएशंस को आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर प्राण वायु और क्लेदक कफ दोनों आपको अगर मिल रहा है नाड़ी में, हाँ, प्राण उदान व्यान समान, जैसे आप पकड़ेंगे, अगर आपको इंडेक्स फिंगर में एक्सट्रीम, अगर हम इस तरफ इसको इस तरफ हम समझे, लेफ्ट समझे, तो एक्सट्रीम लेफ्ट जो कि प्राण वायु का स्थान है, वहां पर आपको पल्सेशन मिल रहा है, और यहाँ पर क्लेदक कफ में आपको पल्सेशन मिल रहा है, तो यहाँ पर दोष वैगुण्य हो गया है। फिर आपको उस पेशेंट में कोई ना कोई डिजीज जरूर मिलेगी। और एकदम हेल्दी आदमी की नाड़ी कैसे चलेगी, तो हेल्दी आदमी की नाड़ी चलने में वात के भेदों में आपको प्राण, प्राण जहां पर है, प्राण उदान व्यान समन, पहला जो पॉइंट है, यहां पर आपको प्राण की जगह पल्सेशन फील होगा। पित्त में आपको साधक पित्त की जगह पे पल्सेशन फील होगा, और कफ में आपको तर्पक कफ की जगह पल्सेशन फील होगा। प्राण वायु साधक पित्त और तर्पक कफ, ये तीन अलग अलग उंगलियों के पॉइंट्स हैं। ये अगर आपको फील होते हैं
तो आप पेशेंट की नाड़ी देख के बोल दीजिए कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको जो भी समस्या है वो मानसिक है, जाके मेडिटेशन करो, योगा करो, सुबह जल्दी उठो, दिनचर्या उसको लिख के दे दीजिए। तो इस तरह से बड़ी सरलता से हम नाड़ी के साथ में चीजों को समझ सकते हैं। और अगर यहाँ पर और अगर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अपान वायु और पित्त, पित्त डोमिनेंस आपको पूरे पित्त की उंगली में आपको अच्छी डोमिनेंट नाड़ी मिल रही है, डोमिनेंट पल्सेशन मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? जैसे हमने पाइप पकड़ा हुआ है और पाइप के अंदर से पानी फ्लो हो रहा है। जब पाइप के अंदर से पानी फ्लो हो रहा है और पूरा का पूरा भरा हुआ पाइप है, तो आपको फील होगा, इसका मतलब कफ डोमिनेंट है। और बीच बीच में बबल्स आ रहे हैं तो भी हमें फील होता है। जब भी हम गार्डनिंग करते थे, पाइप पाइप से हम कहीं ना कहीं पानी, गाड़ी धोना, ये वो कुछ करते थे, हाँ, स्कूल टाइम से लेकर लगा के हमेशा, तो हमें पता चलता है कि आज प्रेशर बहुत अच्छा आ रहा है पाइप में, आज पूरा भरा हुआ है, ऐसे पल्सेशन आपको फील होता है। तो इस पेशेंट की बॉडी में कफ डोमिनेंस है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बार बार पाइप जब हमने पकड़ा और उसमें पानी के साथ बहुत सारे एयर बबल्स आ रहे हैं, तो हमें पता चलता है गुड़ 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 ऐसे आवाज, कोई आवाज आती नहीं है ज्यादा, लेकिन आप पाइप पकड़े होते हैं तो आपको फील होता है कि बबल आ रहे हैं इसमें बहुत सारे। और इसी तरह से अगर थोड़े बबल भी आ रहे हैं और बहुत तेजी से पानी जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अगर वहां पे नल में जहाँ पाइप लगा हुआ है, अगर वहां किसी ने पकड़ा नहीं तो पाइप ही निकल जाएगा, इतने तेजी से प्रेशर आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि पित्त डोमिनेंस है। देखो, ये वो मुझे भी पता है कि सर्प गति, मंडूक गति, मयूर गति, वो सब मैं भी आपको बता सकता हूँ। लेकिन अभी कितने लोग ऐसे हैं आप में से जिनने सांप निकलता हुआ जा रहा है तो बहुत आराम से बैठ के ऑब्जर्व किया हो कि ये सर्प गति है। मेढक कूद रहे हैं तो आपने बहुत आराम से, आपने गाड़ी चढ़ाई मेढक के ऊपर रोड पे, हमेशा किसी ने मेढक देख के बैठा नहीं है, बैठ के देखा नहीं शांति से, कितने समय हो गए। इसको पता है अभी कि कबूतर की, आराम से बैठ के आपने कबूतर को ऑब्जर्व किया हो, हाँ, पत्थर मार देते हैं, कुछ ना कुछ दाना डाले तो वो अपना चुप के चला जाता है, ऑब्जर्व नहीं करते हैं हम गतियों को। इसीलिए मैं आपको बहुत सरल ऑब्जर्वेशंस के साथ में बता रहा हूँ। ये पाइप से पानी सबने डाला हुआ है, और पाइप पकड़ के जब हम इस तरह से करते करेंगे तो आपको जैसा पाइप में फील हो रहा है, आप नल को स्लो रखिए, थोड़े बबल आते रहेंगे। और मुझे लगता है कि अभी तो सब जगह बहुत अच्छा पानी आ रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है गर्मियों में जब हमारे पानी ठीक से नहीं आता और हम मोटर के पास पाइप पकड़ के बैठे होते हैं कि अब पानी आएगा। ऐसे भी कई बार हमारे साथ कभी ना कभी बचपन में जरूर हुआ रहता है। बहुत सारे बबल आ रहे हैं, वात डोमिनेंस है, बहुत तेजी से प्रेशर से एग्रेसिवली पानी आ रहा है, पित्ता डोमिनेंस है, और बहुत अच्छी मोटी धार आ रही है, बहुत प्रेशर नहीं है पर धार मोटी आ रही है, ऐसा पानी भल भल करके गिर रहा है, और बहुत तेजी से नहीं गिर रहा लेकिन गिर रहा है, तो वो कफ डोमिनेंस की नाड़ी है। ये बहुत सरलता से आपको इसको इस तरह से सीखने की जरूरत है। जैसे अपान वायु, अगर आपको प्राण उदान व्यान समान अपान, अगर आपको इस एंड पे बहुत अच्छा सा पल्सेशन फील हो रहा है और साथ में पित्त में आपको बहुत अच्छा, पूरे पित्त की उंगली में अच्छा फील हो रहा है, तो ये रक्त प्रदर या फिर अर्श, रक्त प्रदर, चूंकि यह एक रक्त डोमिनेंट डिजीज है और जहां पर ब्लीडिंग हो रही है, जहां पे पित्ता भी एग्रेवेटेड है, इसीलिए पूरे के पूरे पित्त की उंगली में आपको पल्सेशन फील होगा। आप इसको अलग से समझ ही नहीं पाएंगे कि ये पाचक राजक, पाचक रंजक, साधक आलोचक भाजक, क्या किस तरह का पित्त है, यू वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई। आपको अपान वायु की दृष्टि, क्योंकि अपान वायु का स्थान है, वहां पे कोई ना कोई रक्त प्रदर, कोई ना कोई गायनेक डिसऑर्डर या मेल के कोई ना कोई ब्लीडिंग के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, है कि नहीं। तो अपान वायु इस तरह से हमें कोरिलेट करना सीखना है। देखो, मैं इधर आपको आज नाड़ी में 1 घंटे में मैं आपको मैजिशियन नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनाऊंगा। आप जितने अच्छे ऑब्जर्वर बन जाएंगे ना, उतना अच्छा सा आप, ये पूरा मैथमेटिक्स है। और बायो के लोग जो हैं, हम बायोलॉजी वाले जो हैं, ये कम से कम नाड़ी के मैथमेटिक्स में तो बहुत ही एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो अपान वायु, ये आपको पल्सेशन डोमिनेंट आए और पित्त की पूरी उंगली में बहुत हैवी पल्सेशन फील हो, मान के चलिए कि रक्त प्रदर है, या फिर मेल पेशेंट या फीमेल पेशेंट, दोनों में अर्श उसको बहुत 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 ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है। और अगर कफ में भी उसको थोड़ा सा, कफ की नाड़ी में भी आपको वात जैसा प्रिकिंग फील हो रहा है, जैसे समथिंग इज लाइक प्रिकिंग, हिटिंग इट, लाइक लाइक प्रिकिंग इट, ओके, कफ की उंगली में, तो मान के चलिए कि वहां पर कुछ ना कुछ प्रोट्रूजन है, वहां पर कुछ ना कुछ लाइक सेकंड थर्ड डिग्री पाइल्स हो सकता है वहां पर, या फिर पित्त की उंगली में आपको बहुत ही ज्यादा गर्म अगर पल्सेशन फील हो रहा है, पता चलेगा आपको। हम एक कपड़ा लेते हैं और कपड़े से हम एक ठंडी तपेली को पकड़ते हैं,
तो हमें थोड़ी देर में पता चलता है कि तपेली ठंडी है। और बहुत रेड हॉट तपेली को अगर हम कपड़े से पकड़ेंगे तो फील होता है कि अंदर से हीट निकल के आ रही है, राइट। बुद्धू नहीं है हम। तो इसी तरह से जब आप नाड़ी को पकड़ेंगे और पित्त की उंगली में आपको बहुत ज्यादा एग्रेशन दोषों का और बहुत ज्यादा गर्म भी अगर आपको फील हो रहा है, तो मान के चलिए कि वहां पर फिशर भी है और पेशेंट बहुत ज्यादा तकलीफ में है। कर्तिका एकदम कटिंग पेन हो रहा है उसको, जैसे कि सीजर से किसी ने कट कर दिया हो। और अगर हम आगे चलें तो आवरण सबसे ज्यादा मजेदार इसमें चीज है। आचार्य सुश्रुत ने भी एक पूरा बहुत बड़ा श्लोक निदान स्थान में जो है वो आवरण को समर्पित किया है। और वो मैंने तो जब नाड़ी को ठीक से समझना शुरू किया उसके पहले तक मैंने वो श्लोक कभी ठीक से पढ़ा भी नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम वाग्भट और चरक के श्लोक याद करके ही पास हो जाते हैं। तो उतना ज्यादा सुश्रुत में जाके और पूरे त्रिदोष के बारे में, आवरण के बारे में उतना श्लोक पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन जब हम सुश्रुत संहिता के अंदर जाते हैं और जब हम उसको इस तरह से हाथ में लेते हैं किताब को कि एक वॉर फिजिशियन ने लिखी हुई है, एक वॉर सर्जन की लिखी हुई किताब है। अभी भी युद्ध होते हैं तो रेड क्रॉस सोसाइटी और ऐसे ऐसे बहुत सारे अलग अलग मेडिकल फैसिलिटी रहती हैं। पहले थोड़ी ऐसे ही छोड़ देते थे उनको कि मरने दो, सिपाही टीवी में जैसे दिखा रहे हैं कि यहाँ तीर लग गया और वो मर गए। ऐसे नहीं है। पहले भी सारी मेडिसिनल मेडिकल फैसिलिटी के साथ में सारे, जब तो आचार्य सुश्रुत हर्निया के ट्रीटमेंट में, वो निकालना हर्निया वाला, हर्निया के ट्रीटमेंट में वहां पर वो इतना अच्छा सा उन्होंने बता दिया कि अभी पेशेंट को कुछ कस के हिट हो गया है पेट में, और पेट में हिट होने के साथ में ही इसको खोलो, वो हर्निया का इंस्ट्रूमेंट, हिट होने के साथ में ही उसको हर्निएशन हो गया, इंक्वायरल हर्निया हो गया। तो आचार्य सुश्रुत को उधर ही उसको उसको मरने थोड़ी देंगे पेशेंट को। हाँ, उस सिपाही को मरने नहीं दे सकते, थोड़े से हर्निएशन के पीछे उसको सीधा रेस्ट करने नहीं भेज सकते। वो बहुत इंपॉर्टेंट वॉरियर हो सकता है, सेनापति हो सकता है। तो आचार्य सुश्रुत ने बता दिया कि पैर के अंगूठा जो है, उस अंगूठे का अंदर मीडियल पार्ट एस्पेक्ट में इस तरह का इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बताया। ये 24 कैरेट गोल्ड का इस तरह से हमने भी यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपको लेना है और पैर के अंगूठे के अंदर एक छोटा सा आपको कट लगाना है, और कट लगा के एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स सुश्रुत आप पढ़ेंगे तो आपको हर्निया, आंत्र वृद्धि अध्याय में वो जहाँ वृद्धि का जिक्र करते हैं, अग्निकर्म का जिक्र करते हैं, वहां वो मेंशन कर रहे हैं कि इसको रेड हॉट करके आपको डीपली प्रिक करना है। प्रिक किए तो इमीडिएटली हर्निएशन अंदर जाता है। ऐसे जैसे इट्स इट्स लाइक सक्ड अप, जैसे हम च्युइंगम खा के और फुलाते थे और फिर वो हमारे मुंह में चिपक जाती थी, याद है। ऐसे ही वो हर्निएशन तुरंत अंदर जाता है। हमारे क्लिनिक पे हम हर महीने कम से कम एक पेशेंट हर्निया का हम आचार्य सुश्रुत के इस इंस्ट्रूमेंट से ठीक करते हैं। और वो उसको ये अग्निकर्म करने के साथ में ही पेशेंट को बाहर आता है, वो बाहर आके सीधा काम पे चला जाता है। कोई बेड रेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई स्यूचरिंग नहीं, नथिंग। तो इस तरह से आचार्य सुश्रुत को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एक वॉर सर्जन ने लिखी हुई किताब है। और इसने सब चीजें इतनी इमरजेंसी में लिखी हुई है कि एकदम आग लगी हुई जंग चल रही है और उसके बीच में आपको ट्रीटमेंट करना है, और सिपाही को तुरंत आपको दोबारा लड़ने के लिए भेजना है। आप उसको आईसीयू में सब एडमिट नहीं कर सकते, नहीं तो युद्ध हार जाएंगे हम। हाँ, आपको तुरंत उसको तैयार करके भेजना है। इससे ज्यादा इमरजेंसी मैनेजमेंट इससे ज्यादा इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो पूरे संसार में कोई हो ही नहीं सकता है, जैसा सुश्रुत ने ट्रीटमेंट किया, जैसा सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में लिखा है। और अगर हम सुश्रुत नहीं पढ़ते तो हम कभी भी आज के मेडिकल, मॉडर्न मेडिकल साइंस के कंपटीशन में हम खड़े ही नहीं हो सकते। आप अपना अस्तित्व ही खत्म कर लेंगे अगर आप सुश्रुत नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ इमरजेंसी की बात हो रही है। आपके पास सारे पेशेंट लास्ट स्टेज में आ रहे हैं, सारे पेशेंट इमरजेंसी के आ रहे हैं। जब सबने मना कर दिया है उस टाइम पे कौन ठीक करेगा? केवल सुश्रुत इज कैपेबल ऑफ ट्रीटिंग। तो आप सुश्रुत पढ़िए, फिर धीरे धीरे जब पेशेंट स्टेबल हो जाए फिर आप चरक पे लाइए, वाग्भट पे लाइए, चक्रपाणी पे लाइए, और फिर आपको जो भी ठीक लगता है आप करिए। ठीक है। तो जितने भी फोकलोर प्रैक्टिशनर्स पूरे देश में हैं जो नाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग कैसे नाड़ी देखते हैं आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो मैं एक फोकलोर प्रैक्टिशनर के साथ में रुका, वो नर्मदा जी के किनारे बैठ के थोड़ा साधना, सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करना, मेडिटेशन करके अनुलोम विलोम करना, ओम बोलना, गुरु का मंत्र जप करना। और जप करने के साथ में वो जैसे हम जहाँ बता रहे हैं वहां पर नाड़ी भी नहीं पकड़ते वो रैंडमली कहीं भी हाथ में नाड़ी पकड़ेंगे और जो भी पेशेंट को बताएंगे वो सब कुछ सही होता था। मैं उनके साथ बहुत दिनों तक रहा और मैंने उनसे सीखा बहुत सारी चीजों को। वो क्या करते थे
कि वो बहुत अच्छा मेडिटेशन करके शांत मन से नाड़ी देखने के लिए बैठते थे। मैं आपको सबसे सरल वाला बता रहा हूँ, जिनको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पसंद है, उनको ये नाड़ी जरूर अच्छी लगेगी और ये आपको जरूर सीखना चाहिए। आपको बिल्कुल शांत होके बैठना है और पेशेंट की नाड़ी को पकड़ना है, और नाड़ी को पकड़ने के बाद में ये मंत्र जप करना है। वो मंत्र है, हृदय विराजे सरस्वती, कंठ बैठे महेश, भूला अक्षर प्रकट करो, हे गौरी पुत्र गणेश। ये शाबर मंत्र आपको जप करना है। और जप करते हुए आप जब पेशेंट को एक बार देख लीजिए ऊपर से नीचे तक, वो ऐसे ही जो उनका ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ, हाई हाउ ही यूज्ड टू सी द नाड़ी, और पेशेंट को पूरा देखेंगे ऊपर से नीचे तक, फिर उसकी नाड़ी पकड़ के आंख बंद करके बैठ जाएंगे। फिर मैंने उनसे पूछा बाद में अकेले में कि आप आंख बंद करके क्या करते हो, ये तो बताओ। तो उन्होंने बोला कि जब मैं पेशेंट को पूरा देख लेता हूँ, फिर उसकी नाड़ी पकड़ता हूँ, तो मैं उस पेशेंट के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ। जैसे कि हम किसी भी वायर को, अभी दिवाली निकली है, सबने अपने घरों में लाइट लगाई होगी, और लाइट में कैसे होता है हमारे, हमेशा तो वो होल्डर के साथ में बाहर तक लाइट कनेक्ट नहीं होती, हम वायर लगाते हैं, वायर लगा के उसको कनेक्ट करते हैं, टेप लगाते हैं। इट इज लाइक दैट कि उसके पेशेंट के बॉडी में जो करंट फ्लो हो रहा है, जो एबनॉर्मल, नॉर्मल, सुपर नॉर्मल, जो भी करंट फ्लो हो रहा है, करंट तो फ्लो हो रहा है ना, ऑरा तो उसमें से निकल रहा है। एवरी, न्यूटन बोल रहे हैं, एवरीथिंग इज attracting and repulsing every other thing with equal energy, right? That's why the world is stable. ये हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल भी कर रही है बराबर ऊर्जा से, इसीलिए वो दो चीजें अपनी जगह पे रखी हुई हैं। वो पेशेंट भी बहुत सारी एनर्जी को रिपेल कर रहा है, क्योंकि हर 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 सेल के अंदर वहां पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारी एनर्जी रिपेल हो रही है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है। हाँ, बार बार बहुत सारा पोषक आहार वहां जा रहा है, और बहुत सारे टॉक्सिन्स वहां से ड्रेन हो रहे हैं, वेस्ट मटेरियल निकल रहा है बाहर। तो ये सारे प्रोसेस के बीच में एनर्जी जनरेट हो रही है, क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है। तो वो एनर्जी जनरेशन जो हो रहा है, वो जो करंट फ्लो हो रहा है, जैसे ही आप पेशेंट की नाड़ी को पकड़ेंगे, पकड़ते ही वो करंट आपके बॉडी में फ्लो होगा, सीधी सी बात है, उसके बॉडी में करंट फ्लो हो रहा है, और आप उसको ऑब्जर्व करने के लिए गए हुए हैं, तो आपके बॉडी में भी वो सब कुछ आपको फील होगा जो उस पेशेंट को फील हो रहा है। तो जो हमारे नाड़ी वैद्य जी थे, फोकलोर प्रैक्टिशनर, वो नाड़ी बोले कि मैं पेशेंट को पूरा देखता हूँ, देखने के बाद मैं उसकी नाड़ी पकड़ता हूँ, नाड़ी पकड़ने के बाद उससे कनेक्ट हो गया, कनेक्ट होने के बाद आंख बंद करके जैसे मैंने उस पेशेंट को देखा था, वैसे का वैसे उसको फिर से मैं अपने अपने ध्यान में मैं उस पेशेंट को फिर से पूरा विजुअलाइज करता हूँ। एग्जैक्टली जैसे हम एमआरआई करते हैं या हम सीटी स्कैन में देखते हैं कि पेशेंट को ऊपर से नीचे तक दोबारा मैं ऐसे पूरा उसके ऑरा को या उसके बॉडी को पूरा स्कैन करता हूँ आंख बंद करके, क्योंकि मैं कनेक्ट हो गया हूं उससे, अब मैं उसके बॉडी में घुस सकता हूँ। वो वही तो हमारा आयुर्वेद का काम है, वही तो हमारी साधना है, वही तो हमारे सारे जप है, यही तो नाड़ी विज्ञान है। और ऐसे पकड़ के जैसे ही वो ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं स्कैनर की तरह, तो जहां पर भी वो स्कैनर अटकता है, ऐसे ऑब्जर्व करते टाइम में कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा स्मूथ आते हुए, कहीं ना कहीं पे आपको स्टक फील होगा, लाइक यू आर गेटिंग स्टक। जहां भी स्टक फील हो रहा है उसको फिर आप अपने दोषों के साथ में भी आप क्रॉस चेक करिए। आप देखिए प्राण उदान व्यान समान अपान, आपके दोषों में से जहां पर आपका स्कैनर स्टक हो रहा है, वहां पर कौन से दोष का स्थान है, क्या उसी दोष का पल्सेशन भी आपको नाड़ी में फील हो रहा है, वो भी आप ऑब्जर्व करिए। और ऑब्जर्व करने के साथ में फिर पंच महाभूत, फिर उसके साथ में पंच महाभूत में भी आप ऑब्जर्व करिए कि पंच महाभूतों में से जो 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 स्थान जो स्थान में जिस स्थान में आपको फील हो रहा है पंच महाभूत में से पल्सेशन ज्यादा फील हो रहा है, वही वही पंच महाभूत का कोई ना कोई डोमिनेंट स्थान वहां पर है क्या, उस बॉडी के पार्ट में है क्या। उसी पंच महाभूत के स्थान में आपको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर ये तीनों चीज मैच हो रही है, आपका स्कैनर मैच हो रहा है, पंच महाभूत मैच हो रहा है, और पंच महाभूत के साथ में आपके आपके वात पित्त कफ के पांचों अलग अलग डिवीजन भी आपको मैच हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही नाड़ी पकड़ रहे हैं, बिल्कुल सही नाड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आप पहुंच गए हैं जिस पॉइंट पे हमें इस काम को करना था। तो
इस तरह से भी स्कैनर के साथ में आप स्कैन करके भी पेशेंट को मेंटली स्कैन करके भी आप ऐसे ऐसे वैद्य हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं, पंच महाभूत के आधार पे भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और अलग अलग वात पित्त कफ के 5 अलग अलग जो हमारे डिविजन्स हैं उसके आधार पर भी पेशेंट्स को बहुत अच्छे से कई अलग अलग वैद्य जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके अलावा और अगर हम नाड़ी विज्ञान में अगर हम और दक्षिण की तरफ चलें तो वहां पर इस तरह का एक बहुत ही सुंदर अंडरस्टैंडिंग है, जहां पर वो कहते हैं कि नाड़ी का जो स्पंदन है वो आपको वात में 4, पित्त में 2 और कफ में 1, ये आपको फील होना चाहिए अगर एक स्टैंडर्ड आइडियल नाड़ी आपकी चल रही है तो। और इस फील ये जो फीलिंग है 4:2:1, ये फीलिंग भी आपको एक उन्मेष और निमेष में फील होना चाहिए। एक बार पलक झपक के आप खोलें उतनी देर में आपको उस नाड़ी में जो स्पंदन है वो इतना आपको 4:2:1 फील होना चाहिए। जो गति है वो टूवर्ड्स द फिंगर्स, हाँ, एल्बो से टूवर्ड्स द फिंगर्स आपको तीनों में फील हो रहा है कि फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो आपका स्थान है नाड़ी का वो तीनों उंगलियों के फिंगर टिप्स पे, टिप पे भी सेंटर पे आपको फील हो रहा है क्या। ये एक आइडियल स्टैंडर्ड चार्ट है। इस चार्ट के बेस पे बहुत सारे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आपको पता चलेंगे। और अगर हम और उस सिस्टम में आगे गए तो उनका ऐसा आचार्य अगस्त्य मुनि का ऐसा अंडरस्टैंडिंग है और ऐसे उन्होंने बताया है कि जो वात की उंगली है या जो वात की गति है वो आपको टुवर्ड्स फिंगर्स फील होगी, और जो पित्त की गति है वो आपको टुवर्ड्स एल्बो फील होगी, और जो कफ की गति है वो आपको या तो ऊपर की तरफ लाइक हिटिंग और फॉलिंग, जैसे हमारे उंगली में हम पानी को जो है प्रेशर से डाल रहे हैं पानी तो हिटिंग है, और ऊपर से पानी छोड़ा तो यहाँ से पानी गिर रहा है फॉलिंग है। तो ये आपको कफ की उच्च गति या कफ की निम्न गति ये आपको फील होना शुरू होगी। ये ऑरा स्कैनिंग के बारे में हमने बात की। और यहाँ पर जब हम आवरण की तरफ चलते हैं तो सुश्रुत निदान स्थान में ये बहुत ही सुंदर एक श्लोक है यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा और इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। और ये श्लोक जो है आप अच्छे से मुझे लगता है कि देख पा रहे होंगे। ये सुश्रुत निदान स्थान फर्स्ट चैप्टर का ये श्लोक है, और फर्स्ट चैप्टर में भी ये 33, 34, 35 अप टिल 39 नंबर का ये श्लोक है। और ये 13 तरह के अलग अलग आवरण के बारे में यहाँ पर चर्चा होती है। और जैसे हम आवरण की बात करते हैं तो आवरण की बात के अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि पेशेंट को कौन से दोष का आवरण है और कौन सा दोष वास्तविक रूप से उसका दूषित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस अंडरस्टैंडिंग के अंदर जैसे ही पेशेंट आपके पास में आता है, और पेशेंट आपके पास में आता है और आप बहुत शांत होके शांत मन से बैठते हैं, और बैठने के साथ से ही आप पेशेंट की नाड़ी को पकड़ते हैं, तो पकड़ते ही जो सबसे पहला पल्सेशन आपको फील होता है, हाँ, आप मान के चलिए कि एक बार आपने इनहेल किया और एक बार आपने एक्सहेल किया। इस एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन या एक और छोटा करें तो एक उन्मेष और निमेष के साथ जो सबसे पहला पल्सेशन आपको फील हो रहा है तीनों उंगलियों पे, वो आवरण है। मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ और ये बहुत बड़ी सीक्रेट है जो मैं आज आपके सामने रिवील कर रहा हूँ। जब भी पेशेंट आपके सामने आता है आपने उसका पूरा कैलकुलेशन कर लिया, पूरा कैलकुलेशन कर लिया। अभी हमारे पास डॉक्टर अभिजीत है, हम राइट हैंड की नाड़ी के ऊपर आपको और बेहतर यहाँ पे दिखेगा इस तरह से, क्योंकि हाथ भी बड़ा है और कैमरे में भी प्रॉपर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके सामने पेशेंट आता है और आपको पेशेंट के एग्जैक्टली सामने बैठना है, हाँ, और सामने बैठ के आपको ऐसे नाड़ी को पकड़ना है, और पकड़ के जैसे मैंने आपको बताया ये जो मणिबंध रेखा है यहाँ से पेशेंट के अंगुष्ठ के प्रथम फरों का प्रमाण आपको छोड़ना है। बोनी ट्यूबरेंस के बाद जो पहला टिप है सॉफ्ट, वहां पर उंगली रखना है। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद बहुत शांत मन से आपको सीधा इस नाड़ी को पकड़ना है, और बिल्कुल फिंगर के टिप्स पे आपका पूरा ध्यान लेकर जाना है। और टिप्स पे आपको जो भी पहला पल्सेशन फील हो रहा है इंडेक्स फिंगर में, मिडिल फिंगर में और रिंग फिंगर में, उसको आपको लिखना है। और लिख करके फिर आपको उसकी नाड़ी को छोड़ना है।
छोड़ने के बाद में मैं जो बहुत पुराने वैद्यों की बात आपको बता रहा हूँ, वो लोग इस तरह से फॉरेन की नाड़ी को देखते थे, देखने के बाद अंदर जाके फिर हाथ धोते थे, और हाथ धो के फिर से रिचार्ज हो जाते थे, मतलब उंगलियों को फिर से रिचार्ज करते थे, फिर नाड़ी देखते थे। तो जो पहला ऑब्जर्वेशन आपने फील किया वो आवरण है। उस दोष का आवरण किस दोष पे है, वो दूसरी बार जब आप नाड़ी पकड़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली जो दोष दूषित है, या जो दोष संचित है, या जो दोषों की स्थानच्युति हो गई है और वो दूसरे स्थान पे जाकर के अपने दोषों को प्रकट कर रहे हैं, वो आपको एग्जैक्टली फील होना शुरू होगा। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है आचार्य सुश्रुत का निदान स्थान में, इसको आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे और तभी इसको आप अच्छे से अनलॉक कर पाएंगे जब आप आवरण देखना सीख जाएंगे। आवरण देखने के लिए मैंने बहुत सिंपली आपको बताया है। जैसे यहाँ पर बहुत अच्छा वो उदाहरण से सहित यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि जब वात प्रकोपित होकर पित्त के स्थान में मिल जाता है, तब शरीर में कौन से, आप सीधा लक्षण बताना शुरू कर दीजिए। सुश्रुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब आपको ज्यादा कोई उसमें कोई फालतू बात करने की जरूरत ही, सीधी बात। जब वात आपका कुपित हो गया और पित्त के स्थान में जाके मिल गया है, तो वात जो है उसने जाके आवरण किया है यहाँ पर पित्त का। तो आपको पहले, आप जैसी नाड़ी पकड़ेंगे तो आपको डोमिनेटली वात की पल्सेशन फील होगी तीनों उंगलियों पे। हाँ, फास्ट फास्ट विद बबल्स उस तरह का आपको फील होगा। दूसरी बार पकड़ेंगे तो आपको पित्त दूषित दिखाई देगा। तो इस तरह से जब जब वायु पित्त के स्थान में जाके मिल जाती है, तो आप पेशेंट की नाड़ी पकड़ के फिर दोबारा नाड़ी पकड़ के आप सीधे बोलना शुरू कर सकते हैं कि आपको पूरे शरीर में बर्निंग है। आप आपको बहुत ज्यादा ऐसे लगता है कि मैं अब तो मेरे एकदम बेचैनी है कि मेरे से बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, आप कंफर्टेबल ही नहीं है किसी जोन में। मूर्छा, ऐसे लगता है बार बार चक्कर जैसे आ रहे हैं, गिर तो नहीं जाऊंगा। सीढ़ियां उतर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ऐसे उस पेशेंट के लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कोई ना कोई चीजें आप उनसे पूछिए। आप उसको दाह, संताप, मूर्छा ये नहीं बताना है हमें, ठीक है? हमें उसको वो बताना है। और वो एक आईएएस ऑफिसर है तो आप उनको बताइए कि अभी आप गाड़ी में बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं और एकदम से उतर के खड़े हुए तो आपको ऐसा लग रहा है चक्कर जैसे आ रहे हैं। ऐसे आप पेशेंट, कोई आदमी बोरा उठा रहा है तो उसको बोलिए बोरा उठा के जब रखते हो फिर खड़े होते हैं तो ऐसा लग रहा है चक्कर आ रहे हैं। तो आपको उस पेशेंट के प्रोफेशन के अनुसार उससे क्वेश्चंस पुट अप करने हैं। तो आप बहुत अच्छे से हर एक प्रोफेशन के लोगों के साथ आप कनेक्ट हो पाएंगे। अगर छोटे बच्चे से पूछना है या बहुत बड़ी दादी से पूछना है, दोनों में जमीन आसमान का प्रश्नों में अंतर है। तो आप जिस तरह से भी प्रश्न पूछेंगे उस तरह से आपको एग्जैक्टली फील होगा, एग्जैक्टली चीजें पता चलेंगी। और आप बहुत अच्छे से अपने नाड़ी के जो जो ऑब्जर्वेशन है, नाड़ी का ज्ञान नहीं है, नाड़ी का ऑब्जर्वेशन है। आप जितने अच्छे से इस ऑब्जर्वेशन में आगे बढ़ेंगे, जैसे आचार्य सुश्रुत ने जो भी जहां पर भी निदान स्थान में और अन्य अन्य स्थानों में लिखा, उसको यहाँ पर छोटा सा हमने कंपाइल किया है कि प्राणवायु अगर दूषित होती है तो हिक्का और श्वास रोग आपको होगा। प्राणवोत्र मुर्दगा, आपको एग्जैक्टली उसका स्थान पता होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक श्लोक है जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। चाहे हम एकदम ऊपर से अगर हम शुरू करें तो आपको एग्जैक्टली वात पित्त कफ के वृद्धि और क्षय के लक्षण के श्लोक आपको याद होना चाहिए। केवल वात में आपको वृद्धि दिख रही है तो ही कार्श कार्षण्य उष्णता मध्यकंपन अनाश, इतने सारे लक्षण आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं पेशेंट के अंदर। और वात वृद्धि के साथ कफ क्षय का जो श्लोक है, कफे भ्रमः श्लेष्मा शयनम शून्यतम शून्यत्वम हृद्रवम श्नत संधिता, क्योंकि वह हड्डियों में आजकल ऐसा लग रहा है कि पूरे शरीर में टूटन हो रही है, जकड़न हो रही है। ऐसा लग रहा है कि टूट के कहीं बिखर नहीं जाऊं मैं, मेरे पता नहीं, मेरा एक्सरे करा दो, मेरा एमआरआई करा दो। ऐसे आप बातें कर रहे हैं लोगों से। हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। वात बढ़ा हुआ तो आज कार्श कार्शन है, ऐसे लग रहा है कि कृष्णता, आपका कॉम्प्लेक्शन डल हो रहा है पहले से। ऐसे आप जब पूछेंगे तो आपको ये श्लोक याद हुए बिना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये कम से कम वात पित्त कफ के वृद्धि क्षय और क्षय के श्लोक, और इसके अलावा जो हमारे मिनिमम मिनिमम आपको जो वात के 5 टाइप्स हैं उनके स्थान एवं कार्य, ये वाले श्लोक आपको कम से कम याद होना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि प्राणवायु डोमिनेंट आ रही है तो प्राणवायु कहाँ पे डोमिनेंट है। मिनिमाइज मिनिमाइज होगा सर। तो प्राणवायु कहाँ पे डोमिनेंट है? स्क्रीन शेयर आपको दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है? इज इट विजिबल? जी सर, दिख रही।
दिख रहा है? जी सर। ठीक है। तो ये हाँ, इसमें थोड़ा वो मिनिमाइज हो गया शायद बाय डिफॉल्ट। कोई बात नहीं। तो जो भी हमारे वात के 5 टाइप्स हैं, पित्त के 5 टाइप्स हैं, कफ के 5 टाइप्स हैं, ये तीनों के श्लोक, स्थान और कार्य अगर आपको पता होंगे, अगर आपको प्राकृत प्राकृत स्थान पता होगा, तो ही आप पता कर पाएंगे कि ये अभी किसी और स्थान में जाके इसने आवरण किया है या नहीं किया है, यही अपने मूल स्थान पे ही दूषित हुआ है ये दोष। इसके लिए स्थान पता होना जरूरी है। उसके कार्य, अगर आपको उसको प्राकृत कार्य पता होंगे तो ही आपको पता चलेगा कि अब इसने ये जो काम कर रहा है, अब ये अप्राकृत काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ तक स्थान है, उर कंठ चरो, उरस में, कंठ में, यहाँ पर ये ट्रैवल कर रहा है। और किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल, बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, इन सब चीजों के लिए। और कौन से कार्य, स्टीवन, शब्द, उद्गार। आप पूछ सकते हैं कि आपको बार बार थूकने का मन कर रहा है, अभी इंदौर में तो 500 रुपए चार्ज लग रहा है सड़क पे थूकने पे। हाँ, और अभी प्राणवायु दूषित हो रही है, तो बार बार थूकने का मन करेगा पेशेंट को, बार बार स्टीवन आएगा। तो इस तरह से हम पेशेंट को छोटी छोटी चीजें बताने के साथ में शुरू करें, और धीरे धीरे हमारी यात्रा गंभीर रोगों तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन की बात है। हाँ, अब जैसे हम बात करें तो आ, समान वायु के बारे में इतनी सारी बात होती है कि समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे शरति सर्व। सारे जितने भी पेशेंट आप देखेंगे, आपको लगेगा कि इसको तो समान वायु ही दूषित है। हाँ, क्योंकि उन्होंने समान वायु के कार्यों को ही सारे कार्य बता दिए कि खाना अंदर जाएगा, उसको पकड़ना, ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स को लेना, फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना, और वेस्ट प्रोडक्ट को समान वायु के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो आपको समान वायु को हमेशा हर एक पेशेंट की ठीक करना ही है, और सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि समान वायु उस पेशेंट की ठीक है कि नहीं है। और और इसके साथ में अगर और वायु की वो बात करें, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट कह रहे हैं उदान वायु की। उदान वायु को वो वायुओं में, सभी वायु में राजा बता रहे हैं कि उदान वायु आपको ठीक करे। उड़ा स्थानम उदान से नासा नाभि गलाश, सभी इंपॉर्टेंट मर्म स्थानों में के जो अधिपति है वो उदान वायु है। इसको हम क्रेनियल नर्व से समझे तो यहाँ पर, हाँ, जो जो हमारा ब्रेन है, वो जो हमारे इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, वेगस नर्व से कनेक्टेड है, वो सारा फंक्शन जो है वो उदान वायु का फंक्शन है। तो इस तरह से जब आप इस ये एक एक श्लोक को आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, और जब उन श्लोक से अलग अलग वेरिएशंस आप अपनी उंगलियों के टिप्स पे फील करेंगे, तो आपको एग्जैक्टली एक एक चीज पता चलेगी। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है, तो हमको हमको डेफिनेटली सुबह उठ के ये सारे श्लोक याद करने हैं। और आप बहुत शांत मन से जब भी नाड़ी परीक्षण करेंगे, तो आई प्रे टू 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 वैद्यनाथ, टू महाकाल, कि आप सबको बहुत अच्छे से बहुत सारे पॉपअप्स आए। लिटरली जब 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 एक वैद्य के ऊपर वैद्यनाथ कृपा करते हैं, तो आप वैसे ही पेशेंट की नाड़ी देखते हैं। मैंने ऐसे वैद्यों को देखा है कि वो पेशेंट की नाड़ी देखते हैं और वो सब कुछ बताना शुरू करते हैं। तो मैंने पूछा, गुरुजी आपको कैसे इतना सब कैसे पता? बोले, मैं जैसे ही अच्छे से जप करके बैठता हूँ, पेशेंट की नाड़ी देखता हूँ, तो मुझे ऐसे स्क्रीन में दिखने लगता है, जैसे स्क्रीन खुल गया हो सामने, कि इसको ये घुटने में यहाँ पर इसको लिगामेंट रप्चर है, यहाँ पे इसको कैलकुलस है, ये 4.5 mm का कैलकुलस है। एग्जैक्टली उनको वो दिखने लगता है। इतना फाइन ऑब्जर्वेशन, इतना फाइन फोकस, और इतना अच्छा सा मेडिटेशन ध्यान करने से डेफिनेटली, और ये सारे श्लोक याद करने से, आपकी बात लॉजिकल भी होना चाहिए। आपको आपको स्कैन भी करना है, आपको पंच महाभूत से भी उसको ऑब्जर्व करना है, और आपको ये तीनों दोषों के अलग अलग वेरिएशन से भी आपको उसको फील करना है। उसके बाद आप जो भी बात कहेंगे, और पेशेंट को दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न ही, तीनों दर्शन तो करना ही है। स्पर्श कर लिया आपने नाड़ी देख के, और फिर एकदम सटीक प्रश्न पूछते हुए जब आप पेशेंट के साथ में कम्युनिकेट करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपसे बहुत इंप्रेस भी होगा, आपसे चिकित्सा कराने के लिए भी बहुत ज्यादा वो इच्छुक होगा, और आपकी चिकित्सा से उनको उसको बिल्कुल लाभ भी होगा, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी उसके साथ इतनी अच्छी हो गई कि आप बिल्कुल ममतामयी मन के साथ उसके साथ कनेक्टेड है। हर एक पेशेंट को अपने छोटे बच्चे की तरह देखिए, अपने छोटे बच्चे की तरह उसकी नाड़ी पकड़िए कि मेरा बच्चा है और ये तकलीफ है और उसको ठीक करना है। इस तरह से जब आप उसको कनेक्ट होंगे, तो आप बहुत अच्छे से उसको चीजें भी बता पाएंगे, और बहुत अच्छी आप उसकी चिकित्सा भी करेंगे, बड़े संभाल के आप उसकी चिकित्सा करेंगे, और आपकी चिकित्सा से बहुत जल्दी लाभ भी होगा।
तो मुझे लगता है आज के लिए बहुत सारी बातें, आप सबके लिए बहुत सारा होमवर्क भी मैंने दिया है, ये सारा आप अच्छे से करिए। बहुत अच्छे से नाड़ी परीक्षण में आप सब लोग आगे बढ़े, बहुत अच्छे नाड़ी वैद्य बने, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और मुझे यहाँ अभ्यास में मौका देने के लिए आप सभी वैद्यों का, मेरे इष्ट मित्रों का, मेरे प्रिय वैद्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत सफल वैद्य बने, यही मेरी भगवान वैद्यनाथ महाकाल से प्रार्थना है और भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना है। और आज देव उठनी एकादशी बहुत ही अच्छा दिन है। आज आज से लगभग 17 साल पहले नर्मदे आयुर्वेदम उज्जैन में हमने नर्मदे आयुर्वेदम की शुरुआत की थी। आज ही के दिन एक छोटी सी गली से हमने अपना काम शुरू किया था, और आज नर्मदे आयुर्वेदम एक भगवान धन्वंतरी और महाकाल की कृपा से हम उज्जैन में अपना एक बहुत अच्छा सा काम यहाँ पर करते हैं, औषधि निर्माण करते हैं, अच्छी सी प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। हर रोज कुछ ना कुछ आयुर्वेद पढ़ते हैं और हर रोज बहुत अच्छे से सब लोग हैं, हम लोग सभी लोग हर रोज बहुत अच्छे से कोई ना कोई नई चीज सीखने का प्रयास करते हैं। और देश के भी अलग अलग कोने से आप जैसे बहुत सारे वैद्य यहाँ पर आते हैं और आके यहाँ पे सीखते हैं। आज यहाँ पर मौजूद है हमारी ये छोटी सी टीम। यहाँ पर अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर समीक्षा है हमारे पास, डॉक्टर अभिजीत है, डॉक्टर राजकुमारी है हमारे पास, डॉक्टर अंजलि जैन है, डॉक्टर रुद्रा त्रिपाठी है। तो ये सारे बहुत अच्छे आयुर्वेद के वैद्य हमारे बीच में यहाँ पर आज हैं। और इन सबके साथ में और आप सबके साथ में बहुत अच्छा सा नाड़ी का ये ज्ञान महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। और कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।